Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Karnaljeet Singh. Today we will do first chapter Political Science class 10th Power Sharing. Let us start. So पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसमें जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, किसी कंट्री को चलाने वाली जो अथॉरिटी है उसकी जो पावर है उसकी शेयरिंग कैसे, चैप्टर का नाम ही है पावर शेयरिंग। वो शेयरिंग कैसे हुई है, तो इस चैप्टर में हम ये जो पावर शेयरिंग है ये करनी क्यों जरूरी है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, अगर हम पावर शेयरिंग जो है वो ठीक तरीके से ना करें तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, अगर पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे क्या क्या कंट्री में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंट्री का जो सोशल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हो। तो पहली चीज़ है पावर शेयरिंग है क्या, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है किसी कंट्री को चलाने वाली, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो अथॉरिटी है उसकी डिवीज़न कैसे है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या सारे रिलीजन्स, क्या सारे जो कास्ट हैं, क्या सारे जो रीजन्स हैं उस कंट्री में, जो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, क्या सबकी पार्टिसिपेशन है उस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, और बाद में जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको चलाने में क्या सबके लिए इक्वलिटी है, क्या सबको इक्वल पावर्स मिल रही हैं वहाँ पे। ये सारी जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम इस चैप्टर में जो है वो क्लियर करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम दो केस स्टडी करने वाले हैं। एक है श्रीलंका, जो कंट्री श्रीलंका है हमारे जो इंडिया का जो सदर्न कोस्ट है, आपको पता है उसके फ्यू किलोमीटर्स अवे तमिलनाडु कोस्ट से जो है वो श्रीलंका कंट्री है। तो एक केस स्टडी करेंगे श्रीलंका की। दूसरी केस स्टडी जो हम करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे बेल्जियम की। तो बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो पंजाब हरियाणा के साइज का है, और ये यूरोप का एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो ये दोनों जो कंट्री है श्रीलंका और बेल्जियम, दोनों की केस स्टडी करेंगे और हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है किसी कंट्री को रन करने के लिए। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में हम बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन। तो एथनिक कंपोजिशन क्या होती है, एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो उन ग्रुप्स को कहा जाता है जिनका जो पास्ट है, जिनका जो कल्चर है, ठीक है, वो कॉमन होता है। कॉमन कल्चर और कॉमन पास्ट वाले जो कोई ग्रुप है सोसाइटी का उसको कहते हैं एथनिक ग्रुप। क्लियर। तो ये एथनिक कंपोजिशन मींस किसी कंट्री में अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो कितने कितने वहाँ पे उनकी कंपोजिशन क्या है, कितने परसेंट कोई ग्रुप वहाँ पे रहता है। जैसे इंडिया की बात करें तो पंजाबी, साउथ इंडियन, असम और मेघालय वाली जो साइड पे है लोग रहते हैं, ठीक है, वो अलग एथनिक कंपोजिशन वाले हैं। तो ये सारे अलग अलग एथनिक कंपोजिशन हैं इंडिया में जो लोग रहते हैं। ऐसे ही जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जब हम एथनिक कंपोजिशन देखते हैं तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज के बेस के ऊपर, वो है सिनालाज। जो सिनालाज है उनकी परसेंटेज है 74%। और सिनालाज में जो है वो बुद्धिस्ट भी हैं, ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं इसमें, और कुछ जो है वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। सेकंड जो मेजर ग्रुप है वहाँ पे वो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, जो तमिल बोलने वाले हैं। तो तमिल की जो वहाँ पे कंपोजिशन है दैट इज 18%। और इसमें भी आगे दो टाइप के हैं तमिल पीपल, एक वो हैं जो नेटिव तमिल्स हैं, जो श्रीलंका में शुरू से रहने वाले तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो, और दूसरा ग्रुप जो है वो इंडियन तमिल्स, जो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का जब टाइम था कॉलोनियलिज्म का, तब वो टी गार्डन्स में काम करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये इंडियन तमिल्स हैं 5%, 13% जो है वो नेटिव तमिल्स हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पीपल जो 74% और 18% को मिला के जब हम 100 में से माइनस करते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल 7%, ठीक है। तो जो 7% लोग हैं वो कौन से, अदर्स। तो अदर्स में जो है वो क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं, अलग अलग लोग हैं जो इन दो ग्रुप्स में नहीं आते। तो ये हमारी एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका की।
और इंडिया, ये जो अगर श्रीलंका का हम मैप देखें तो इसमें ये जो ग्रीन कलर का जो शेडेड पोर्शन है, ये सारे जो है वो कौन से लोग हैं, ये नेटिव तमिल्स हैं, नेटिव तमिल्स। और जो ब्लैक कलर का जो ये जो बीच में स्पॉट्स हैं इस श्रीलंका के मैप के अंदर, ये इंडियन तमिल है 5%। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द जो रीजन है सारा वाइट कलर में, वो हमारा सिन्हालास का रीजन है ये सारा। क्लियर? तो जो नेटिव तमिल्स हैं वो किस पार्ट में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं श्रीलंका में? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं जो नेटिव तमिल्स हैं। अब श्रीलंका जो कंट्री है ये इंडिपेंडेंट कब हुआ? वहां पे भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था, वो भी उनके रूल के अंडर था जैसे इंडिया था। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस आपको पता है 1947 में हुई है, जबकि जो श्रीलंका की जो इंडिपेंडेंस है वो एक साल लेट 1948 में हुआ श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट हुआ है। अब श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, बट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी उसने जो है वो एक वहाँ पे जो रूल करने के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट किए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें उन्होंने ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने शुरू कर दिए जिससे जो है वो सिन्हालास की वहाँ पे सुपरमेसी, ठीक है, वो एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। तो ऐसे कौन से मेजर्स थे, ऐसे कौन सी उनकी पॉलिसी थी जिससे जो सिन्हालास हैं उनका जो है वो डोमिनेंस स्टार्ट हुआ ओवर द अदर कम्युनिटीज लाइक तमिल्स। तो 1956 में एक जो है वो वहाँ पे एक्ट पास किया जाता है, वो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है। उस एक्ट में क्या है कि जो सिन्हाला पीपल है, जो सिन्हालास की लैंग्वेज है सिन्हालीस, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब ये ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनी वहाँ पे, और किसी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो जगह नहीं दी गई। जो तमिल्स की लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज, उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो वहाँ की जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने लिया। अब तमिल्स को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स में तमिल लैंग्वेज कोई नहीं जो है वो यूज़ कर सकता था, और फिर जो वहाँ के ऑफिस थे सारा ऑफिशियल वर्क जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज में होना था, ठीक है। तो तमिल जो लोग थे उसमें उनके मन में जो है वो इसके लिए रोष आया, ठीक है, हमारी लैंग्वेज को क्यों जो है वो वहाँ पे जगह नहीं दी गई। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी। इसमें 22 लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सारे रीजन की जो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजन्स की इंडिया के, सबको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो जगह मिली है, ठीक है। किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया इंडिया में। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? जो डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, सारे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। बट श्रीलंका में क्या हुआ, एक ही लैंग्वेज को जो वहाँ पे प्रमोट किया गया, दैट इज सिन्हालास पीपल की सिन्हालीज लैंग्वेज। ओके, सेकेंड स्टेप जो वहाँ पे उन्होंने लिया कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रेफरेंस थी वो देनी शुरू कर दी सिन्हाला बैकग्राउंड वाले लोगों को। जो सिन्हालीज थे वहाँ के, उनको गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी जो है वो जब कोई फिलअप करनी होती थी वैकेंसी, तो प्रेफरेंस उनको दी जाती थी, बाद में दूसरी कम्युनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप वहाँ पे उन्होंने लिया, दैट इज द रिलीजन, बुद्धिज्म। तो हमें पता है जो सिन्हाला पीपल है उसमें जो मेजोरिटी लोग हैं वो बुद्धिज्म से हैं। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो श्रीलंका में है दे बिलोंग टू बुद्धिज्म। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि जो गवर्नमेंट होगी श्रीलंका की वो बुद्धिज्म को ही प्रमोट करेगी, उसका ही प्रचार करेगी, ठीक है, उसको ही एज ए ऑफिशियल रिलीजन जो वहाँ पे जो है वो प्रमोट किया जाएगा। फिर इसके ये जो सारे स्टेप्स लिए गए, इससे जो वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी थी, जो सेकंड नंबर की कम्युनिटी थी वहाँ पे, तो तमिल्स हमें पता उसमें हिंदूज भी थे, जो तमिल्स थे वो मुस्लिम भी थे रिलीजन वाइज, थोड़े क्रिश्चियन भी थे, ठीक है। तो ये सारे जो थे तमिल्स एज ए होल जो कम्युनिटी थी, तमिल्स के मन में जो है वो एक एलियनेशन की भावना आ गई। एलियनेशन होता है एलियनेट करना, अलग करना, बाकियों से निकाल के सेपरेट कर देना किसी को, उसको कहते हैं एलियनेशन, ठीक है। उनके मन में वो एलियनेशन की जो भावना है वो आ गई
कि हमें हर जो फील्ड में, हर जगह पे हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमें जो है वो यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही है इस श्रीलंका में जो नई गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। तो उनमें एक रोष की भावना जो है वो आई। तो ये सारा जो रिजल्ट किस चीज़ का हुआ, ये जो मेजोरिटेरियन मेजर्स वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने लिए। सो श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, उससे जो वहाँ के तमिल्स थे, जो श्रीलंकन तमिल थे, जिनको हम नेटिव तमिल भी कहते हैं, तो उनमें जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो डेवलप हुई। तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन कैसे डेवलप हुई, क्या उसके रीज़न थे, क्या उनको लगा, वो फीलिंग क्या थी उनकी? उसमें पहला है कि उनको ये लग रहा था कि उनकी जो लैंग्वेज और कल्चर है, इसको जो वो डिसरिगार्ड कर दिया है वहाँ की जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है श्रीलंका की। सेकेंडली, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, ठीक है। उनको प्रेफरेंस नहीं मिल, प्रेफरेंस सिनालाज को दी जा रही थी। तो उनको जो इक्वल राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब लेने के लिए। नेक्स्ट, उनको क्या लग रहा था, उनमें ये फीलिंग आई कि जो वहाँ पे सिनालाज हैं वो हर फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में जो है वो हमारे से आगे जा रहे हैं और हमें जो है वो दबाया जा रहा है, हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को और हमारे जो इक्वल राइट्स हैं उनको जो है वो प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो इससे हुआ क्या, इससे जो सिनालाज और तमिल्स थे उनके जो रिलेशंस थे, वो रिलेशन जो स्ट्रेंड हो गए। स्ट्रेंड मीन्स ख़राब होना, उनके रिलेशन जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए। अब इस सारी जो फीलिंग उनके अंदर आई, एलियनेशन की फीलिंग, इससे जो है वो रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या आया? तो इससे जो है वो तमिल्स ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। जो वहाँ के नेटिव तमिल्स थे उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई उनका जो है वो मोटिव क्या था? इसका मोटिव था रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी तमिल को, लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर करवाना, रिकॉग्नाइज करवाना श्रीलंका में। सेकेंडली, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी होता है अपना जो एरिया है, जिस एरिया में वो थे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे वो नेटिव तमिल्स रहते थे, उस रीजन में एक ऑटोनॉमिक स्टेट बनाना, मीन्स एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना वहाँ पे। नेक्स्ट जो उनकी डिमांड थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, जो कि पहले नहीं मिल रही थी उनको। एंड देन ये जो डिमांड्स थी, ये श्रीलंका की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसमें सिनालाज की मेजॉरिटी थी, उन्होंने ये सारी डिमांड जो उनकी थी ये जो इनको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इनको उनकी डिमांड्स सुनी भी नहीं उन्होंने, ठीक है। और इस सारी डिमांड्स को उन्होंने जो है वो डिसरिगार्ड कर दिया। अब इससे जो तमिल्स थे उन्होंने जो है वो नेक्स्ट स्टेप, आगे स्टेप लिया। उन्होंने एक सेपरेट तमिल इलम स्टेट जो कंट्री बनाने का जो है वो डिक्लेरेशन कर दी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी, उन्होंने एक सेपरेट कंट्री जो है वो श्रीलंका के भी अंदर ही जो है सेपरेट कंट्री बनाने की जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और इस सेपरेट कंट्री का उन्होंने जो नाम रखना था वो था तमिल टाइगर इलम। और जो ये ग्रुप था, ठीक है, जो लड़ाई कर रहा था, जो हथियारबंद युद्ध लड़ रहा था वहाँ पे इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उसका नाम था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। एलम मीन्स स्टेट। क्लियर? इससे सिनालाज के बीच में और तमिल्स के बीच में जो है वो वहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसको कहते हैं सिविल वॉर। वहाँ पे सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। और ये जो सिविल वॉर है ये 1983 से लेके 2009 तक चली श्रीलंका में, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। और 25 ईयर्स में वहाँ पे 70,000 राउंड अबाउट, ये रफ फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो 70,000 पीपल जो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो वो मारे गए। और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो श्रीलंका से बाहर जाना पड़ा, दूसरे कंट्रीज़ में जाके रिफ्यूज़
लेनी पड़ी, वो रिफ्यूजीज़ बन गए। और इस सारे सिविल वॉर से जो श्रीलंका है वहाँ पे जो सोशल सिस्टम था उनका, जो कल्चरल सिस्टम था, इकोनॉमिक लाइफ थी, पूरी लाइफ को एक सेटबैक लगा। तो कारण क्या था? कारण थी सिविल वॉर बाय तमिल्स फॉर डिमांडिंग देयर इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, अब ये फीलिंग क्यों आई थी तमिल्स में? क्योंकि वहाँ पे जो सिनालाज थे उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटी रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने जो पावर शेयर की थी, पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर था, उसमें डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तमिल्स को जो है वो वहाँ पे सुप्रेस करना शुरू किया था, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को और उनकी आइडेंटिटी को। तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर। सो स्टूडेंट्स, श्रीलंका की केस स्टडी के बाद जो सेकंड केस स्टडी मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ अबाउट द कंट्री बेल्जियम। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो सेंट्रल जो यूरोप है उसमें लोकेटेड है, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में ये लोकेटेड है। तो जो बेल्जियम है इसमें हम अब देखना है हमने कौन कौन सी कैसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे और उन्होंने जो है वो वहाँ पे पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है उसको कैसे फॉलो किया। तो बेल्जियम की जब हम बात करते हैं तो बेल्जियम के बेसिकली 2 रीजन्स हैं जिसमें अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप रहते हैं, मींस अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का रीजन आपको दिख रहा है, इट इज़ फ्लैमिश रीजन। और फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज डच है। ओके, तो वो लोग जो हैं वो 59% हैं, टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में 59% जो है वो डच स्पीकिंग है। और वो रहते कहाँ पे हैं? फ्लैमिश रीजन, ये जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है बेल्जियम का, वहाँ पे। क्लियर? अब जो सेकंड कम्युनिटी है यहाँ पे, वो ये जो रेड शेडेड पोर्शन है बेल्जियम का, ये सदर्न साइड के ऊपर है। तो इसमें हमारी जो सेकंड कम्युनिटी रहती है दैट इज़ फ्रेंच स्पीकिंग, और इस रीजन का नाम है वेलोनिया। जो वेलोनिया रीजन है इसमें रहती है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इसकी टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है, शेयर है इसका, वो 40% है। सो 40% आर फ्रेंच स्पीकिंग एंड दे आर लिविंग इन वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। ओके, रेस्ट जो 1% है दैट इज़ जर्मन स्पीकिंग, वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। और वो कंट्री का जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, बेल्जियम के जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, इस फ्रेंच के ऊपर जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, और दीज आर ओनली 1%। सो मेजर कम्युनिटीज आर डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अब वहाँ पे बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी थी, और डच स्पीकिंग जो थी वो मेजॉरिटी थी। बट जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच थी, ज़्यादा पावरफुल थी, एजुकेटेड थी। इसलिए जो डच कम्युनिटी थी वो थोड़ा सा इनसे जो है वो फ्रेंच लोगों से थोड़ा सा उनको जो है वो हेट थी। ठीक है, उनसे थोड़ा उनका कंपटीशन भी था, और उनको ये भी था कि हम जो है वो कंट्री में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट हम जो रिसोर्स वाइज पैसे वाइज जो है वो इनसे पीछे हैं। तो फ्रेंच लोग जो थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था दोनों कम्युनिटीज़ में। ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था डच और फ्रेंच कम्युनिटीज़ में। बट वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट्स हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था पहले बेल्जियम का, वो यूनिलेटरली था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम था दैट वाज यूनिलेटरल, एक ही गवर्नमेंट थी। बट इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, अब उसको सॉल्व करने के लिए उसको एज ए चैलेंज लिया वहाँ के लोगों ने, और इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 बार चेंज किया। ये 1970 से लेके 1993 तक 23 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इसमें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको 4 टाइम्स चेंज किया। अब क्या क्या चेंजेस किए?
उन्होंने कैसा सिस्टम बनाया, उनकी जो कोशिश थी, उनका जो एम था कि जो डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे एक ही रीजन में एग्जिस्ट कैसे करेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने ये चेंजेस किए। और ये चेंजेस करने के बाद में उन्होंने वहाँ पे एक जो सिस्टम बनाया, जो मॉडल बनाया गवर्नमेंट का, ठीक है, इस सिस्टम को कहते हैं मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेट कर होता है किसी को साथ में बसाना, साथ में रहना, अकोमोडेट करना, एक साथ रहना, ठीक है। तो अकोमोडेशन का जो मॉडल है वो हम अब समझते हैं बेल्जियम का क्या था, क्या मॉडल था वो। तो इसमें उन्होंने इस मॉडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने कंट्री में 4 टाइप की गवर्नमेंट्स बनाई। जो फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट थी दैट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री को हैंडल करती थी, पूरे कंट्री को देखती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन देनी थी वो डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। मींस 50% जो वहाँ पे मिनिस्टर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से आएंगे और 50% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से आएंगे। अब अगर कोई उन्होंने स्पेशल डिसीजन कर लेना है, पूरे कंट्री के फेवर में कोई स्पेशल डिसीजन लेना है, उस केस में क्या होता था, वो जो डिसीजन है, जो बिल है, उसको लॉ बनाने से पहले वो जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो अलग से पास करेंगे। जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो भी उसको अगर पास करते हैं मेजोरिटी से, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो भी उसको पास करती है मेजोरिटी से, तो वो डिसीज़न जो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अगर दोनों में से कोई एक भी रिजेक्ट कर देगा तो वो जो डिसीज़न है वो फाइनल नहीं हो सकता, वो जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। तो मीनिंग क्या है कहने का यहाँ पे, कि अगर कोई भी डिसीजन जो किसी एक कम्युनिटी के फेवर में नहीं है, उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं करता, तो वो कोई भी कम्युनिटी जो उसको रिजेक्ट कर सकती है। डिसीजन वही पास होगा वहाँ पे जो दोनों कम्युनिटीज जिससे सेटिस्फाइड हों। क्लियर। सेकेंड टाइप की जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। अब वहाँ पे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई। ये जो हम बात कर रहे थे फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, इनकी अपनी अपनी सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट भी बनी, और काफ़ी सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर की गई। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई अपने अपने रीजन के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट के बाद में आगे जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पे बनी दैट वाज ब्रशल गवर्नमेंट। ब्रशल वो एरिया था फ्रांस का जो उसका कैपिटल रीजन था। यहाँ पे इस मैप में हम देखते हैं, ये देखो, ये जो वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन में जो छोटा सा एरिया जो रेड कलर का पोर्शन दिखाया है, इट इज़ ब्रशल। और ब्रशल के बारे में जो वहाँ की कंपोजिशन थी, एथनिक कंपोजिशन, वो बाकी कंट्री से डिफरेंट थी। ब्रशल में 20% डच स्पीकिंग लोग थे और 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। तो कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, बट ब्रशल जो कैपिटल थी उनकी, उस रीजन में फ्रेंच 80% है और डच जो है वो 20% है। ठीक है। अब जो ब्रशल में गवर्नमेंट बनाई, जैसे हमारे इंडिया में जो न्यू दिल्ली है, जो दिल्ली रीजन है NCR, उसमें अलग गवर्नमेंट है, वो कैपिटल रीजन की एक गवर्नमेंट भी है वहाँ पे। ठीक है। ऐसे ब्रशल में भी उन्होंने बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रशल, वहाँ पे उन्होंने जो वो अलग एक गवर्नमेंट बनाई, ब्रशल गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट थी इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अब उन्होंने फिर क्या किया, चाहे फ्रेंच 80% थे और डच 20% थे, बट रिप्रेजेंटेशन फिर दोनों को इक्वल दी। 50% मेंबर फ्रॉम डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड 50% मेंबर फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब यहाँ पे जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने फिर डच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी थी तो डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी, चाहे उनकी पॉपुलेशन कम थी वहाँ पे।
तो उसी को अकोमोडेट करते हुए उन्होंने ब्रसेल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही दी दोनों कम्युनिटीज़ को। क्लियर। अब फोर्थ टाइप की एक और गवर्नमेंट बनी, दिस इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो हर लैंग्वेज स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उसकी गवर्नमेंट थी। मीन्स जब वो गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बननी थी तो फ्रेंच की अपनी गवर्नमेंट, डच बोलने वालों की अपनी गवर्नमेंट, जर्मन बोलने वालों की अपनी गवर्नमेंट। तो चाहे कंट्री में कहीं भी रहता है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, चाहे वो ब्रसेल में है, चाहे वो कंट्री साइड में है, कहीं भी रहते हो, वो जब उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी तो वो वोट कर सकते हैं, उसके लिए वोट करते हैं वो। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो पावर्स दी गई, उसको पावर्स दी गई कल्चरल, जो उनके थीम्स हैं, जो कल्चर है, जो एजुकेशन है, ठीक है, उनके ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने की जो पावर्स थी, इससे रिलेटेड जो इश्यूज थे, उनकी पावर जो मिली वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को दी गई। अब ये 4 टाइप की गवर्नमेंट हमने पढ़ी है, तो ये उनका जो सिस्टम है, ये जो उनका मॉडल है, इसको कहते हैं अकोमोडेशन मॉडल। अकोमोडेशन मैंने पहले भी बताया आपको, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को एक ही कंट्री में अपनी गवर्नमेंट में उनको अकोमोडेट करना और उनको पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन, मॉडल ऑफ अकोमोडेशन, बेल्जियम का जो मॉडल है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। ये मॉडल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सुनने में ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट उस कंट्री को इसका फ़ायदा भी हुआ। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका, चाहे ये मॉडल जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें, बट सारी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, वो सारी सेटिस्फाइड थी इससे, इस मॉडल से, क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिली थी, सबके इश्यूज़, कल्चर, एजुकेशन, सारा कुछ वहाँ पे जो है प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का वहाँ पे अलग सिस्टम बन गया था। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इस कंट्री का, बड़ा हारमनी वहाँ पे जो है वो हारमोनस बन गया, पीसफुल बन गया, और इसके बाद में वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट, लार्ज स्केल के ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर। अब बेल्जियम का मॉडल जो है, इसको अगर हम श्रीलंका के मॉडल से कंपेयर करें तो दोनों मॉडल्स में जो है वो क्या डिफरेंस है। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया था, फर्स्ट पॉइंट, और बेल्जियम ने अकोमोडेशन के मॉडल को फॉलो किया। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है कि एक ही कम्युनिटी की वहाँ पे डोमिनेंस, दूसरी कम्युनिटी को वहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया। अकोमोडेशन के मॉडल में क्या है, सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन की दी गई और उनकी लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग जो है सबको जो है वो इक्वल जो है वो प्रोटेक्शन मिली और प्रमोशन मिली। क्लियर। अब श्रीलंका में जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बना, सिस्टम बना, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट ही है, एक ही गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई स्टेट्स की अलग गवर्नमेंट नहीं बनाई। बट बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट भी बनी। यहाँ पे कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी के इश्यूज़ को प्रमोट करने के लिए बेल्जियम में कोई गवर्नमेंट नहीं बनी, बट बेल्जियम में जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। अब जो श्रीलंका की जो माइनॉरिटी थी तमिल, वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने सिस्टम से, क्योंकि वहाँ पे सिन्हालाज का डोमिनेंस था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, सेपरेट कंट्री की डिमांड की, और जब डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने सिविल वॉर शुरू कर दी। तो ये रिजल्ट है श्रीलंका के मॉडल का। बट जब बेल्जियम के मॉडल को देखते हैं तो वहाँ पे सारी कम्युनिटी जो सेटिस्फाइड थी इस सिस्टम से, जो मॉडल ऑफ अकोमोडेशन था, ठीक है, तो उनमें जो है वो पूरा कंट्री जो पीसफुली रन कर रहा है और वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया और कोई सिविल वॉर नहीं हुई। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ द मॉडल ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका एंड मॉडल ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। सो फ्रेंड्स, बेल्जियम और श्रीलंका की जो हमने केस स्टडी की है, वहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला कि अगर पावर को सारे ग्रुप्स के साथ, चाहे मेजॉरिटी या माइनॉरिटी या उनके साथ इक्वली शेयर किया जाए, सबकी पार्टिसिपेशन की जाए गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उस कंट्री का जो एनवायरनमेंट है सोशल और पॉलिटिकल, वो पीसफुल रहता है और
इसकी बजाय अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो डोमिनेट करने की कोशिश करे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है, तो पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, ज़्यादा पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और लॉन्ग रन में वो सिस्टम नहीं चल सकता। सो आवर क्वेश्चन इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है? सो इसके दो रीज़न्स हम डिस्कस करेंगे। वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न, सेकंड इज़ मॉरल रीज़न। अब जो प्रूडेंशियल है, प्रूडेंशियल रीज़न, प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या है कि जब कोई हम डिसीज़न लेते हैं उसका लॉन्ग टर्म लॉस और गेन देखकर हम उस डिसीज़न को लेते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में ये डिसीज़न लेने से फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा, अगर नुकसान नहीं होगा फ़ायदा होगा तो हम वो डिसीज़न लेते हैं, वो आएगा प्रूडेंशियल रीज़न में, ठीक है। अब प्रूडेंशियल रीज़न में पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसका लॉस और गेन हमने देख के जो डिसीज़न लेना है पावर शेयरिंग के लिए, तो उसमें एग्जांपल है जैसे इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम सीट्स रिज़र्व करते हैं। तो वो सीट्स हमने क्यों रिज़र्व की? क्योंकि वो जो वीकर सेक्शन है, वो जो हमारा एक सेक्शन है दैट इज़ लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो उस सेक्शन को अगर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, कुछ पावर शेयर करेंगे उसके साथ अपनी पार्लियामेंट में, तो हमारा कंट्री लॉन्ग रन में जो है वो पीसफुली हमारा जो गवर्नमेंट है वो काम कर सकती है। अदरवाइज़ अगर उनकी एससी और एसटीज़ जो अबाउट 40% है हमारी टोटल पॉपुलेशन के, अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, इनके इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, तो ये जो हमारा सेक्शन है सोसाइटी का ये प्रोटेस्ट करेगा, ये बाकी का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको नहीं चलने देगा। तो इसीलिए हमने ये सीट्स रिज़र्व की हैं अपनी पार्लियामेंट में एससीज़ और एसटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा प्रूडेंशियल रीज़न कि क्यों हमें पावर शेयरिंग जो है वो करनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटेड वे में लॉस और गेन देख के। दूसरा मॉरल रीज़न। अब मॉरल रीज़न जो ये मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं कि ये होना चाहिए। हम उसमें लॉस गेन नहीं देखते, हम मॉरलिटी देखते हैं कि ऐसा होना ठीक है क्या सोसाइटी के लिए, ठीक है, इस पर्पज़ से, तो उसको कहते हैं मॉरल रीज़न्स। अब मॉरल रीज़न में जैसे इंडियन सिटीजन्स हैं, तो अगर उनको कोई डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया है, वो डिसीज़न उनको लगता है ये ठीक नहीं है, तो इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट है, दे कैन कम टुगेदर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट डिसीजंस, and they can pressurize the government to change their policies, to rethink their policies. क्लियर? तो ये हमारा जो वो मोरालिटी के बेस्ड है ये। तो पावर शेयरिंग जो है वो लोगों के पास भी ये राइट है वहाँ पे कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, वो डिसीज़न जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है अपनी वॉइस रेज कर सकें, ठीक है, अगर वो मॉरली ठीक नहीं लगता उनको डिसीज़न। क्लियर? तो ये हमारा हो गया मॉरल रीज़न। क्लियर? अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ पे पावर शेयरिंग के कौन कौन से जो मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, क्यों डिज़ायरेबल है, नीड क्या है पावर शेयरिंग की। किसी भी डेमोक्रेसी में वहाँ के जो लोग होते हैं वो चूज़ करते हैं गवर्नमेंट। अब अगर वो गवर्नमेंट चूज़ करते हैं तो डिसीज़न कौन लेता है? वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने चूज़ किया है। तो रिप्रेजेंटेटिव अगर ठीक डिसीज़न नहीं ले रहे तो जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, उनके हाथ में भी ये पावर्स है कि वो उनके डिसीज़न को जो है वो देखें, कैलकुलेट करें, देखें, उनको रीथिंक करें, सोचें उसके ऊपर, उन डिसीजंस के ऊपर। तो मैक्सिमम जो ग्रुप्स हैं किसी कंट्री में, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ या कोई रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, सोशल ग्रुप्स या जेंडर वाइज विमेन मैन, उनके अंदर जो है वो पावर शेयरिंग जो है वो सबके अंदर, सबको हमें जो है पावर शेयरिंग मॉडल में अकोमोडेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में कौन कौन से मॉडल्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन सी फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की? तो 4 फॉर्म्स हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली फॉर्म है
horizontal form of power sharing. Okay, second is vertical form of power sharing, and third is power is shared among different social groups, and fourth is when power is shared among different political parties and pressure groups. तो पहली है हमारी horizontal power sharing form of power sharing. ओके, अब horizontal में क्या है, legislature, executive, judiciary, इन तीनों के बीच में गवर्नमेंट की जो पावर है वो शेयर की जाती है. आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था 9th क्लास में. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में से पहले सारी पावर्स मोनार्की के हाथ में थी, एक ही पर्सन के हाथ में थी. ठीक है, सारे डिसीजन वही लेता था. बट उस रेवोल्यूशन के दौरान और रेवोल्यूशन के बाद में क्या चेंज आया कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म किया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेटअप किया गया, और जो गवर्नमेंट की पावर्स थी वो 3 ऑर्गन्स में जो है वो डिवाइड कर दी. मोंटेस्क्यू ने वहाँ पे कहा था कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. तो ये जो हॉरिजॉन्टल मॉडल है, इसमें जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और तीनों एक ही लेवल के ऊपर होते हैं. जी, कोई एक से एक लेवल दूसरे लेवल के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता. ठीक है, उनके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस हैं. बट यहाँ पे हमें पता है लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो है वो अगर वो लॉज ठीक नहीं बने तो उनको रीथिंक करने के लिए कहते हैं लेजिस्लेटिव को. ठीक है, यहाँ कोई उन लॉज को फॉलो नहीं करता तो उनको जो है उनके ऊपर ट्रायल चलाते हैं और उनको जो है वो पनिश भी करते हैं डिफ़ॉल्टर्स को. ये तो इनके फंक्शंस हैं तीनों के. अब ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के काम को चेक भी कर सकते हैं. जैसे जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के काम को, जैसे मैंने अभी बताया, वो चेक करती है कि उनका काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे. एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के काम, लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करता है. जैसे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लेजिस्लेटिव में आते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इसलिए ये जो 3 ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के काम को भी चेक कर सकते हैं, और जो पावर है उसका एक बैलेंस मेंटेन करते हैं कि दूसरी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर यूज़ ना कर सके. तो ये जो पावर का बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं. सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ओके, नाउ यू कम टू सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग. अब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, उसके नेक्स्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट. तो ऐसे हम जो है वो पहले लार्जर बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे स्मॉलर है स्टेट गवर्नमेंट, उससे स्मॉलर है लोकल गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. जबकि यहाँ पे तीनों लेवल, तीनों जो बॉडीज़ थी वो सेम लेवल पे थी, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल मॉडल है पावर शेयरिंग का और ये वर्टिकल मॉडल है पावर शेयरिंग का. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे कंट्री की जो फंक्शनिंग है उसको देखेगी. स्टेट गवर्नमेंट है जो वो एक स्टेट को ही जो है वो हैंडल करेगी. जैसे इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, तो 28 जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. और फिर लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो विलेज में पंचायत है और अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कमेटी है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो लोकल गवर्नमेंट में आती है. क्लियर. अब तीनों लेवल्स जो गवर्नमेंट के हैं इसमें पावर कैसे शेयर होगी, ठीक है, किसके पास कौन सी पावर होगी और दूसरी गवर्नमेंट के पास कोई और पावर्स होंगी, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स रहेंगी और लोकल गवर्नमेंट को क्या पावर्स मिलेंगी. ठीक है, तो ये हम वहाँ का उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा. जैसे इंडिया में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफ़ाइन करता है पावर्स को. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो फेडरलिज्म है उसमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ये पावर्स डिवाइड कैसे होती हैं. क्लियर. तो ये हमारा हो गया वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग. नेक्स्ट इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स and these social groups would be
द रिलीजियस ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ओके, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो उनमें पावर शेयरिंग जो है वो कैसे की जाती है। यहाँ पे एग्जांपल आएगी हमारी इंडिया की। इंडिया में जो पार्लियामेंट में सीट्स मैंने पहले भी आपको बताया रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये हमारा वो सेक्शन है सोसाइटी का दैट वाज नॉट हैविंग मैनी फैसिलिटीज़ इनिशियली, it was lacking education, it was lacking resources, okay, so that's why it was necessary to give representation to this weaker section of society in parliament so that they can raise their issues in parliament। तो ये सोशल ग्रुप्स के अंदर हमने जो है वो पावर शेयरिंग की है इंडिया में, ठीक है, उनके लिए सीट्स रिजर्व करके। विमेन के लिए, जैसे विमेन के लिए जो लोकल बॉडीज़ हैं पंचायत और म्यूनसिपल कमेटी, वहाँ पे 33% जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए जो रिजर्व हैं। तो विमेन भी एक वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, दैट इज़ सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने जो है वो सीट्स रिजर्व की हैं उनके लिए। विमेन के बाद में कई बार रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं किसी कंट्री में, ठीक है, या लिंग्विस्टिक के बेस के लैंग्वेज के बेस के ऊपर ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे बेल्जियम में था, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स थे वहाँ पे, ठीक है, तो उनमें भी जो है वो पावर जो है शेयर उन्होंने की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी जो है वो सोशल ग्रुप्स वाला जो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है यहाँ पे आएगा। क्लियर। जो फोर्थ हमारा मॉडल है पावर शेयरिंग का, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज सिंपल है कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर पावर शेयरिंग भी होती है। जैसे कभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, कभी कांग्रेस की बनी, और कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में 3-4 पार्टीज़ या ज़्यादा पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी पावर शेयर होती है। हर पार्टी के कोई जो है उनको मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट में, जब उनके मिनिस्टर्स बनते हैं तो उनको भी पावर मिलती है। तो ये तो होगी पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर क्रिएट करने वाले ग्रुप्स, जैसे वर्कर्स की यूनियन है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, या फार्मर्स की यूनियन है। तो अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट जा रही है, तो वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं टू रीथिंक देयर पॉलिसीज़, टू चेंज देयर पॉलिसीज़। जैसे अभी करंटली इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर्स जो हैं वो दिल्ली के बाहर जो हैं काफ़ी 4-5 रोड्स को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो फार्मर्स क्या है? ये एक प्रेशर ग्रुप है। वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो फार्म लॉज हैं ये हमारे फेवर में नहीं है, हमें इनको जो है वो रिजेक्ट करवाना है या इनको चेंज करवाना है। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है? प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है। वहाँ पे भी पावर शेयर है। अगर उनकी बात मान ली जाती है तो कुछ पावर फार्मर्स यूनियंस के हाथ में भी आई है कि उन्होंने गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए अपनी पावर को यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर ग्रुप्स में आ जाएगा। क्लियर। तो इसके साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड in next video we will start new chapter. Thank you.